चलिए धन्यवाद। आइए देखिए सर, एक चीज के लिए मैं आपसे 3-4 दिन कोऑपरेट मांग रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग का मैं लेवल मेंटेन नहीं रखना चाहता। अब 4 दिन दरोगा के एग्जाम का बचा है, ठीक है। तो अभी है क्या कि थोड़ा सा आप तो जानते हैं कि जो बगल में, बेहद बगल में एग्जामिनेशन हो उसको भी थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन के लेवल को ऐसा रखा गया है कि बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में और अगला 5 दिन जो टेस्ट होगा, कल परसों तरसों यानी शुक्रवार तक जो टेस्ट होगी, कल के टेस्ट में आज तक जितने भी दरोगा का क्वेश्चन आया है वो सब कल के टेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। एकदम दरोगा मेंस को देखते हुए अभी 2-3 दिन टेस्ट होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप दरोगा एडवांस नहीं है तो एडवांस नहीं दिए हैं, एडवांस तो है ही ना। अभी लोग मत सोचिएगा कि जहां एनटीपीसी मेंस है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, मैथ्स को कोई कैटेगराइज मत कीजिए, मैथ्स मैथ्स है, बस लेवल अप डाउन थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। आइए दरोगा वाले मेरे दोस्त, आप सभी और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले, ग्रुप डी वाले, डिफरेंट एग्जामिनेशन वाले मेरे साथियों, आप जानते हो 24 तारीख को बिहार एसआई का एग्जामिनेशन है, जो मुश्किल से 4 दिन बचे हुए हैं। तो इस 4 दिन में मुझसे जो हो सकेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। और आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उस पर 35 पंचे कितना होता है सर, 175, और 175 क्वेश्चन में मैं आपको वो दे दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के काम मैक्सिमम हो जाए, मेरी ये कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो सर देखो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 164 सेमी है और एक विकर्ण 80 सेमी है। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर समचतुर्भुज की बात हो रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, एक समान। इतना ही नहीं, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज को एक दूसरे को, है ना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो जानते हो ये जो 4 समकोण बना है ये चारों सर्वांगसम समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। परिमाप दिया है 64 सर, जिसकी चारों भुजा इक्वल हो और जोड़ करके 164, तो 4 से भाग दे दो ना, तो 4 से भाग दोगे तो ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41 और ये भी 41। अब इतना नहीं, एक विकर्ण दिया है 80, तो जो 80 विकर्ण है वो 40 और 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि छोटी सी बात सोच लो भाई, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है क्या? एक को 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो लंब कितना, तो लंब निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर थी, निकल जाएगा 9। ऐसे भी 9, 40 और 41 क्या पढ़ते हैं, ट्रिपलेट पढ़ते हैं, तो ये हो गया 41, 40 तो 9 हो जाएगा। सर अब ये 9 हो गया तो ये भी क्या होगा 9, तब तो एक विकर्ण दिया हुआ था 80 और दूसरा विकर्ण हम क्या निकाल लिए 9, 9, 18। और अब सुनिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2, तो ये हो जाएगा 1/2, d1 है 80 और d2 कितना 18, तो ये बन जाएंगे 40 और 40 को 18 से गुना करेंगे 720। चलिए धन्यवाद। पहली क्वेश्चन था और पहली क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया, चलो धन्यवाद। अगला सवाल 2 नंबर लिख दिए थे, चलिए ठीक है सर। अब 2 नंबर क्वेश्चन इसको देखिए, देखिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 72, सॉरी यहां ध्यान दीजिए जिससे होगा, जिससे 72, 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। ये देखिए सर 76,
थोड़ा सा व्हाइट पेन से लिखता हूं। 76 हो गया, 151 हो गया और ये 226 हो गया। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को डिवाइड करूं ना तो इक्वल रिमाइंडर बचे। बस क्या बचे ये नहीं मालूम, बट इक्वल रिमाइंडर बचे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो दोस्त सबसे पहले क्या करना, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो समान शेष बचेगा, वो भाजक क्या है, घबराना नहीं। आप इन दोनों का डिफरेंस लो 75, आप इन दोनों का डिफरेंस लेना 75, यानी जितने भी टर्म रहेंगे दो दो का डिफरेंस ले लेना। और उसके बाद जो ये डिफरेंस आएंगे आप इस डिफरेंस का HCF ले लेना बस। तो देखो इन दोनों का HCF तो 75 75 का 900 तो 75 ही हो जाएगा। क्या जी, दोनों में 75 कॉमन है, 75 900 हो जाएगा। तो यही वो संख्या है जिससे तीनों में भाग दे के देखो इक्वल रिमाइंडर आएगा। 75 एकम 75 एक आएगा, 75 दूनी 150 एक आएगा, और 75 दिया 225 एक आएगा। समान शेष आया ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 75 हो गया। 75 वो बड़ी सी बड़ी संख्या हुई जिससे तीनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा। ओके सर, चलो धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिख जाइए इसको। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया वो लिख जाइए। हो गया सर? अच्छा सर, अगर यहां पर वो जो समान शेष बचा है वो समान शेष मान लीजिए कुछ दे देता तो क्या करते, सम में से उस शेष को घटा करके तब 900 निकाल देते। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन। पहले 1 मिनट, ऐसे नहीं मेरे दोस्त, ऐसे देखो 6 अंकों की एक संख्या है, कहा ये 6 से डिवाइड होती है, जहां a सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। कोई बात नहीं, a का मान क्या होगा। अब सर मुझे बताओ 8 7 9 3 उसके बाद 7 और a। एक बात जानते हो सर, यहां एकदम ध्यान से देखना, अगर ये संख्या 6 से कट रही है तो ये 6 से तभी कटेगी जब ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब पहले तो आप ये जान लो 6 से कोई संख्या तब कटता है जब 2 और 3 दोनों से कटता है। अब सर जो संख्या 2 से कटेगा पक्का है वो सम संख्या होगा, है? अगर सम संख्या होगा तब तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए, तो ये पूरा सम तभी हो सकता है जब आखिरी स्थान पे 0 2 4 6 और 8 इन्हीं में से कोई रहेगा। ये तो आपने 2 का जलवा देख लिया, अब जरा 3 का जलवा दिखाइए। ठीक है, 2 के यहां सुनिए, 2 से कटने वाली के हिसाब से यहां पर इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन 3 से कोई संख्या तब कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटेगा। तो अंकों का योग 3 से काटिए, 8 7 15 3 से गया, 9 भी 3 से गया और 7 भी 3 से गया, सॉरी 3 भी 3 से गया, तब तो यहां बच गया 7। अब बोलो 7 में मैं क्या जोड़ दूं, कहां उस 1 मिनट, ऐसे नहीं, जहां a सबसे छोटी प्राकृत संख्या है यानी a का मान छोटा से छोटा, तो सर a कम से कम a का मान क्या रख दें कि इसका योगफल 9 बन जाए, क्योंकि 9 बनेगा तभी 3 से कटेगा। तो सर इसके लिए यहां पर a का मान क्या रखना होगा, 2। रखने के लिए तो हम 8 भी रख देंगे, रखने के लिए तो 8 भी रख देंगे, तो 8 7 15 कट जाएगा 3 से। क्या सर? रुको, 7 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए, इसके लिए a का मान 2 भी रख सकते हैं इनमें से, और a का मान इनमें से हम 8 भी रख सकते हैं। 2 रखोगे 9 3 से कट जाएगा, 8 रखोगे 15 3 से कट जाएगा। किंतु तुझे पता है कि a सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी लेना है तो 8 तो हम नहीं ले सकते हैं। देखो ऑप्शन में 2 है क्या, नहीं तो 8 आंसर जाने के लिए भी व्याकुल है ना। ऑप्शन में 8 मार दीजिएगा, 8 अगर इतनी नहीं पढ़े तो। अगर जो बंदा इसको नहीं पढ़ा वो पक्का 8 मार देगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जयपुर की धरती से, राजस्थान की धरती से नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छे, अच्छा लगा, आज मैं देखा हूं। आगे बढ़े,
हाँ हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी में चलना होगा। अब ये देखिए सर, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई, 2 क्रमिक सालों में यानी लगातार सालों में ब्याज इतने और इतने हो गए, तो ब्याज की दर क्या होगी? मैं बताया था ना, लगातार सालों का मिश्रधन दिया रहे या लगातार सालों का ब्याज दिया रहे, बस वृद्धि प्रतिशत निकाल दीजिए, रेट निकल जाएगा। बोलिए एक साल में ब्याज में क्या वृद्धि हुआ? तो 225 से 236 यानी 11.25 की वृद्धि हुआ। किससे? 225 से इंटू 100, डेसिमल उठाओ, चला गया। और मेरे मित्र इससे इसको काटो कितनी बार में? 5 बार में, 5% आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बनाते हुए चले जाओ। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले? ठीक है सर, धन्यवाद। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये आपसे कहा, 1 मिनट साहब, 7 की पावर 29 और सर 4 प्लस 4 में अगर 6 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? सबसे पहले ये तो श्योर है कि 6 से 4 में भाग दूंगा, या तो रिमाइंडर -2 लिखेंगे और नहीं तो रिमाइंडर 4 ही लिखेंगे। तो 4 में 6 से भाग देंगे, यहां तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। लेकिन बात रही इसकी, तो जरा सोचो, 6 से 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 1। 1 की पावर कुछ भी हमारा 1 रहेगा, और वहां से हमारा 4 है। 4 और 1 कितना? 5। बोलो पॉजिटिव है क्या? यस। हमारे डिविजन से छोटा है क्या? हाँ, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग बाहर जाके ये डंका मत पीटना, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा है मास्टर। मास्टर अपने बोल दिया है पहले कि मैं आज क्यों छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं। आओ ध्यान दो, हटा दें? ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये अब कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगुने से 18 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण क्या होगा? अच्छा सर, मैं सबसे छोटे कोण के दुगुने से 18 कम हूं, इसका मतलब मैं कौन हूं? अरे मैं सबसे बड़ा कौन हूं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग 4 ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें 2 ही प्रकार के कोण बनते हैं, छोटा बड़ा। क्यों? क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एगो सबसे बड़ा तभी दूसरा सबसे छोटा होगा। तो ये देखिए सर, अगर अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, प्लीज अच्छे से देखो, ठीक है, तो देखो ये सबसे छोटा कोण होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटे कोण को x मान लेते हैं, तो कहा एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 18 कम है। क्या यही कहा है ना? आप कहोगे जी। अब मैं आपसे कुछ नहीं, बस सिंपल से एक बात पूछूंगा, सर समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर ये x तो ये भी क्या? x। अगर ये 2x माइनस 18 तो ये भी होगा 2x माइनस 18। बोलिए चतुर्भुज के चारों कोण मिलके 360, चारों को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 2 5 और 1 6, 6x माइनस 36 बराबर 360 हो जाएगा। यहां से 6x का मान 396, x का मान हो जाएगा, है ना, ये 6 के 36 और 6 के 36। हमसे कहा बड़े कोण का मान, तो 2 गुने दोस्त मेरे 66 और माइनस 18, तो बड़े कोण का मान होगा 6 दूनी 32, 132, 6 दूनी 12 1 13, 132 में 18 चला जाएगा तो कितना? 132 में 18 चला जाएगा तो कितना जी? 114। वेरी नाइस। ऐसे सर प्लेट 2 करवाइए, बहुत दिन से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस बैच स्टार्ट है सर? हाँ, 12:30 से 2 में एक्सप्रेस बैच स्टार्ट है। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है और जिनका एनटीपीसी सीवीटी 2 है, आप अपने अपने टाइम को निकाल कर वहां आ जाइए, ठीक है।
बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन होगा, एकदम होगा। हाँ जी, 12:30 से 2 में टाइम है, आ जाइए, आज पहली क्लास हुई है। और जिनके पास टाइम नहीं है मोबाइल में खरीद के रख लो, जिस समय ग्रुप डी का एग्जाम आएगा तो अकबकाइएगा नहीं कि अभी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, यह काम दे देगा रामबाण साबित हो जाएगा। हाँ चलिए सर, हमें कहा 7 का अंकीय मान क्या होगा। मेरे दोस्त, अंकीय मान का मतलब होता है जातीय मान, और जातीय मान भी कहते हैं और इसको अंकित मान भी कहते हैं। हालांकि अंकित मान का मतलब होता है क्या, हाँ, इसको हम अंकित मान भी कहते हैं सर, और इंग्लिश में एक साथ हम इसको, हाँ, अंकित मान और इंग्लिश में एक साथ हम इसको क्या, फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू। थैंक यू। अब देखो जी, किसी भी डाटा का अंकीय मान वो खुद होता है, तो सर 7 का अंकीय मान या कहिए जातीय मान वो खुद है, आंकिक मान 7 खुद है। रही बात, अगर यहां स्थानीय मान पूछ देता तो स्थानीय मान फाइंड आउट करने के लिए हम 7 लिखते और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 जीरो लिख करके और गुना कर देते, क्योंकि 7 के बाद जितनी संख्या है उतना शून्य देकर गुना कर दो, ये हो गया सॉरी स्थानीय मान। हाँ दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दिया रामबाण तो कह दिया, अब बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। जिसको जो जुड़ेगा उसका भी भला और जो ना जुड़ा उसका भी भला। आगे बढ़ो, आगे बढ़े क्या, हाँ नेक्स्ट। अब सर इस क्वेश्चन में आइए, बंदूक के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है, सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। अब आप ये देखिए सर, मूल्य, यहां ध्यान दो प्लीज, मूल्य में जब हम वस्तु कितना बेचे हैं, मूल्य गुना वस्तु की संख्या, मेरे मित्र इसी से होता है बिक्री का पता चलता है। अब जरा सोचो, कहा मूल्य में 25% की वृद्धि यानी 1/4 की वृद्धि, तो 1/4 की वृद्धि का मतलब पहले थी कितनी, 4, तो पहले प्राइस थी 4, अब 1 बढ़ के हो गई 5, वेरी गुड। लेकिन वस्तु के बिक्री में कमी हुई 15% की, यानी 3/20 की कमी, तो 3/20 की कमी का मतलब पहले कमी कितना होती थी, तो पहले कमी होता था 20, अब 3 कम बिक्री होगा तो बिक्री होगा 17। अब देखो जी, 4 रुपए वस्तु 20 वस्तु बेचते थे तो पैसा कितना कमाते थे, 80। आज 5 रुपए वस्तु 17 वस्तु बेच रहे हैं तो पैसा कितना कमाए, 85। तो बोलो बिक्री में वृद्धि ना हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ, 5 की, किससे, 80 से इंटू 100, ये हो जाएगा 6.25%। कुछ समझ में आया, हाँ लगाइए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डाटा के साथ खेलने आ रहा है तो आप किसी भी तरीके से चलिए, नो प्रॉब्लम। कहां गया वो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलते हैं। आज बहुत बंदा होशियार बन गया होगा, है ना, और जैसे ही मत, नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस बैच में एक क्लास तो फ्री दीजिए ना सर, ध्यान दो। हाँ अब रुको, हम नहीं पढ़ेंगे कमेंट। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 322,
एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? सर एक चीज सुनिए सर, प्लीज गप मत कीजिए। x³ माइनस 1/x³ तभी निकाल सकते हो आप जब x माइनस 1/x आपको पता रहेगा। अगर ये a पता है तो aq प्लस 3a होता है, यानी एनी हाउ यहां आपको ये पता करना होगा। सर कैसे पता करें? मैं बताता हूं। x की पावर 4 प्लस, यहां देखो, यहां देखिए, x प्लस 1/x का मान जब a रहता है तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हो जी? a² माइनस 2 करते हो, ठीक। इसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकालते हो जी? तो फिर स्क्वायर करते हो, इसका पावर दुगुना किया ना, तो फिर तुम वही कहानी करते हो, स्क्वायर करके और 2 क्या कर देते हो? घटा देते हो। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि जरा बैक जाओ। तो बैक जाओगे तो पहले क्या करोगे? 2 जोड़ोगे, ताकि 2 से 2 खत्म होगा, बचेगा a² माइनस 2 का होल स्क्वायर। तब इसका वर्गमूल निकालोगे, तब ये नजर आएगा। फिर कहूंगा बैक जाओ, तो फिर कहोगे 2 जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे, कटेगा, बचेगा a²। फिर वर्गमूल निकालोगे तो पहुंचोगे, यानी हर बार 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो हम यही काम चाहते हैं कि आप यहां पर क्या करिए, हाँ सर, x² प्लस 1/x² निकालिए। तो देखो पावर 4 से पावर 2 पर गए थे, तो जो 2 जोड़े थे ना, तो यहां भी 2 जोड़ दो। तो 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 324। निकाल दो वर्गमूल, कितने हो जाएंगे? 18। अब मेरे भाई अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे अब x³ माइनस x माइनस 1/x निकालना चाहूं तो क्या करना होगा? हाँ, आप फिर कहोगे कि सर याद तो होगा क्या कि x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है? a² और प्लस 2 होता है। तो यहां से अगर बैक जाओगे तो 2 जोड़ोगे कि घटाओगे? तो यहां से बैक जाएंगे तो 2 घटाएंगे। इसलिए सर प्लस से माइनस में बैक जाते हैं, प्लस से माइनस में बैक जाते हैं, तो इसमें हम पहले 2 क्या कर देते हैं? घटा के और तब वर्गमूल निकालते हैं। तो इससे डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 4। अब ये देखो जी, ये निकल गया 4, इसका मान निकालो। 4 का क्यूब प्लस 4 तिया 12, सॉरी, हाँ 4 का क्यूब प्लस 3a, तो 3 गुना a का मान 4। बोलिए 64 प्लस 12 कितना? 76। ऑप्शन नंबर डी। सर आप इतना पूरा बोर्ड काहे भर दिए? अरे बनाने का तो हम निकाल देते ऐसे ही, लेकिन सबको समझाना ना है। बोर्ड भरना मेरी मजबूरी है। हो गया सर? काम करते चलिए और जो भी दिक्कत हो बताते चलिए। एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100% क्वेश्चन सॉल्व कर डाला आज? 100% नहीं, ठीक है। चलो 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तब तो क्वेश्चन अच्छा ही माना जाएगा, ध्यान दो। हाँ सर, यहां देखिए, इसको जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBT 1 2021। देखिए सर, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति मीनार के जड़ की ओर आ रही 2 कार जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार बनाते हैं। अल्फा बड़ा है बीटा से। देखिए देखिए सर, जो जिसका कोण ज्यादा बन रहा है ना, तो समझिए कि वो ज्यादा नजदीक है, और दूर वाला का कोण छोटा बनता है। आगे लिखता है कि सर tan अल्फा बराबर √3 या tan बीटा बराबर 1/√2। चलिए बहुत बढ़िया। तो बोलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगा? यहां देखिएगा, प्लीज बात मत कीजिए। ये रहा मीनार, ठीक। इस मीनार की ओर आ रही 2 कार, कार ए मान लीजिए, कार बी मान लीजिए। आपसे कहा ये व्यक्ति दोनों कार को देखता है, तो दोनों कार को यहां से देखेगा ना, तो दोनों का कोण पाएगा। सुन लीजिए, कोण एक्चुअली अवनमन बनेगा यहां,
लेकिन अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, इसलिए अवनमन को भी हम उन्नयन ही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कोण बना दे रहे हैं। चूंकि हमसे कहा कि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो जो कोण छोटा रहता है मित्र वो कोण दूर रहता है, और जो बड़ा रहता है वो नजदीक रहता है। ठीक है, हमसे कहा सर इन दोनों कार के बीच की दूरी जो है वो 120 मीटर है। आप बताइए मीनार की ऊंचाई। घबराना कुछ भी नहीं है, आप बस इसको मिला दो। आज ये हाथ उठ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? देखो जी, लग रहा जैसे इस पर कोई बैठ गया है, ध्यान दो। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा रुको, क्या क्या गुरुजी हमसे नाराज हैं? अरे मिस्टर सुभाष कुमार किसी से नाराज नहीं है। ठीक है, नाम लेंगे तब समझेगा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन करीब है, थोड़ा फास्ट चलने दीजिए। अब देखिए सर प्लीज आप लोग यहां देखिए, अल्फा कोण ऐसा बना कि अगर हम इस अल्फा को 10 पर रख दें, अगर इस अल्फा को हम 10 पर रख दें तो मामला हो जाएगा √3 और बटे में कुछ नहीं तो 1। अब आप ध्यान से देखो, बटे में कुछ नहीं तो 1 देखते रहना। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि tan थीटा में ये क्या होता है जी? लंब। ये क्या होता है? आधार। तो यहां से कर्ण कितने होंगे? 2। अब बीटा कोण ऐसा बना है कि इसको tan बीटा पर रख दें तो 1/√3। अब आप सभी जानते हैं tan में, अच्छा 1/√2 है। साइलेंट। 60, 80, 120, 40√2, 120√3। देखिए यहां पे टाइपिंग में हल्का सा मिसिंग मुझे लग रहा है, और टाइपिंग मिसिंग के हिसाब से यहां पर कितने डिग्री, सॉरी ये 1/√3 होना चाहिए। तो फिर 1/√3 होगा तो इतना तामझाम मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर तो 30 हाला नहीं हो गया। अब नहीं, अब ये देखिए, ज्यादा लबलब नहीं, ज्यादा लबलब कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। फिर बोर्ड पे ले आऊंगा और पूछना चालू कर दूंगा, मैथ्स क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो। हाँ सुनो जी, अब tan अल्फा का मान √3 है, ये tan में कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान, तो अल्फा बराबर 60। tan बीटा बराबर 1/3, tan में कितने डिग्री का मान? 30, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो तू समझ गया कि सर अल्फा तो मेरा यहां था ही और बीटा तो यहां था ही, ऐसे भी बड़ा कोण यहां आएगा और छोटा कोण यहां आएगा, तब तो तेरी कोई दशा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक भुजा को आगे बढ़ा दूंगा तो बहिष्कोण हो जाएगा, बहिष्कोण सुदूरंतः कोण के योग के बराबर। ये 60 तभी होगा जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाए, हाँ या ना? अब ये बताओ, किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर। अब ध्यान दो, 60 डिग्री के लिए लंब कितने? √3, आधार कितने? 1, कर्ण कितने? 2, और जब ये 2 तो ये भी कितना? 2। इसी 2 का मान क्या है? 120, एक का मान 60, तो देखो √3 का मान 60√3। अरे किसी को बुरा नहीं मानना है, हम थोड़ा रफ बोलते हैं लेकिन उसका ही मतलब नहीं कि नफरत करते हैं। हाँ, जो मुंह पर रफ बोल देता है वो ठीक है, अब पीठ पूछे जो गाली देता है वो कचरा है ना? हो गया। चलिए चलिए ठीक है, आज जतरा ठीक नहीं लगता है। ओहो सब जतरा ठीक है। अब तुझे क्या मैं वो गाना सुनाऊं? नेक्स्ट। हाँ सर लिख दिए थे ना? चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। आप प्लीज बात मत कीजिए। अब ये देखिए, ये आपके पास एक आयत है सर, एक आयत है, एक आयताकार कमरा, ठीक है? और एक आयत का कमरा की लंबाई कितनी? 750 सेमी,
और इसकी चौड़ाई कितनी 525 सेमी। आपको क्या बोला कि मैक्सिमम साइज का आप ले आइए, क्या चीज, हाँ टाइल्स, मैक्सिमम साइज का टाइल्स लाइए, लेकिन टाइल्स कैसा हो, वर्गाकार। और उस टाइल्स को ला करके इसके पूरे क्षेत्र को टाइल्स से सजा दीजिए। तो सर अगर यहां पे टाइल्स लगाना हो तो टाइल्स का साइज कैसा होगा, ऐसा साइज होना चाहिए जिसको जब मैं लंबाई पर लगाने जाऊं ना, यहां ध्यान दो, जिसको जब मैं लंबाई पे लगाने जाऊं तो मेरे मित्र टाइल्स लगाते 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 थोड़ा भी क्षेत्र खाली ना बचे, और जब चौड़ाई पे लगाने जाऊं तो चौड़ाई पर भी थोड़ा सा भी क्षेत्र खाली ना बचे। इसका मतलब जानते हो, ये टाइल्स की ना प्रत्येक भुजा की ऐसी लंबाई होना चाहिए जो इसको भी पूरा पूरा काट सके और जो इसको भी पूरा पूरा काट सके, तभी तो ना टुकड़ा बचेगा ना ही जमीन बचेगा। क्या सर, एकदम एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई आज हमारे टाइल्स का जो साइज होना चाहिए वो इन दोनों को काटने वाली नंबर, तो इन दोनों को काटने वाली नंबर और वो भी कम से कम टाइल्स लगाना है तो टाइल्स का साइड बड़ा से बड़ा होना चाहिए। सो रहा था जब मेरे पर नजर पड़ा तो नाखून खाने लगा, ध्यान दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देख HCF, अब इन दोनों का HCF लूंगा तो क्या होगा 75। पता है ये प्रत्येक टाइल्स की भुजा हो गया। और अब मुझे टाइल्स की संख्या चाहिए होगी, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर टाइल्स तो आप एरिया में लगाइएगा ना, तो जितना एरिया में लगाना है उसका एरिया ऊपर, तो हमें लगाना है आयत के क्षेत्रफल में। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुने चौड़ाई, इसमें हमें टाइल्स लगाना है और बटे एक टाइल्स का एरिया। तो टाइल्स है वर्गाकार और वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकल गया 75। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, हाँ, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल नीचे लिखिएगा, यानी कि एक टाइल्स मतलब क्या, तो टाइल्स है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुने भुजा। सॉल्व कर दो, इससे कटेंगे 10 बार में, इससे कटेगा 7 बार में, 7 दहे का 70 टाइल्स, 7 दहे का 70 टाइल्स। देखिए सर ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना होता है, किसी ना किसी सेट में आएगा ही। ये आज का इतिहास नहीं है, बहुत दिनों का इतिहास है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ये सिर्फ रेलवे ही नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन है जहां भी LCM SCF का क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कृपा रहना चाहिए, प्रभु की कृपा बनाओ भाई। हो गया ना, ठीक। अब जरा आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ये लिखा है कि एक कार किसी यात्रा को, देखिए आप में से जो SI का एग्जाम देने जा रहे हैं और जो NTPC का एग्जाम देंगे, बहुत अच्छा ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक कार नेक्स्ट ध्यान दो, हाँ एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करता है। पहले आधी भाग 40 की चाल से, शेष आधी भाग 50 की चाल से। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, सॉरी दूरी क्या होगी। सर आधा आधा का बात जब भी आता है ना, जैसे कि आधा दूरी हम x की चाल से जा रहे हैं और आधा दूरी y की चाल से जा रहे हैं, और कुल समय और कुल टाइम अगर यहां पर t घंटा लिखा हुआ हो, तो दोनों स्थान के बीच की दूरी, ये दोनों स्थान के बीच की दूरी आप सब पढ़े होते हैं, 2xy बटा x प्लस y और इंटू टाइम, यही ना। तो सर ये 2 गुने
40 और गुने 50 और बटे 40 50 90 और इंटू कितना 18, 18 पचे 90 और 5 दहे का 50, तो हो जाएगा कितना सर 800 ना, 800 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट एट ए टाइम अचानक से जब सामने आता है तो घबरा देता है। ठीक है, यूपीएसआई में क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का आया था। आया, बच्चे जब एग्जाम दे के आए बोले सर ये क्वेश्चन छूट गया हमसे। बोले तू महामूर्ख है, जो पहले तुझे बनाना चाहिए था वो तुम छोड़ के आ गए। चलो आगे बढ़ो। चलो दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, हाँ अब इसे देखो सर, किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण क्या होगा। सर पहले इधर देखिए, देखो मेरे दिमाग में कुछ चीज आ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो चीज लिख दूं। यहां देखो तो सर, एक तरफ चरमान लिख लो, एक तरफ प्रसरण लिख लो, और प्रसरण जिसे आप विचरण भी कहते हो, विचरण इंग्लिश में वेरिएंस, और एक तरफ सर आप मानक विचलन लिख लो, मानक विचलन। ध्यान दो, याद रखना प्रत्येक चरमान में तुम कुछ जोड़ो या प्रत्येक चरमान में से कुछ घटाओ। याद रखना मानक विचलन या प्रसरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, मानक विचलन या प्रसरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रत्येक चरमान में तुम k से गुणा करने जाओगे तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। मानक विचलन क्या हो जाएगा, सॉरी प्रसरण हो जाएगा k स्क्वायर। एक मिनट दोस्त मेरे, थोड़ा सा रुक जाओ। प्रसरण हो जाएगा k स्क्वायर, लेकिन मानक विचलन सिर्फ k गुना ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रसरण का वर्गमूल मानक विचलन होता है। अब ये देखिए, अगर आप प्रत्येक चरमान में k से भाग देंगे ना तो प्रसरण में k स्क्वायर से भाग हो जाएगा, लेकिन मानक विचलन में केवल और केवल k से ही भाग होगा। ये 4 पॉइंट ध्यान से लिख लेना, अपने पास रखना, कभी भी काम दे सकता है। हो गया ना? चलो क्वेश्चन पे आओ। PM तक लगेगा, आज 9 PM तक नहीं लगेगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। हो गया? ठीक। 12 मानों का मानक विचलन 3 है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि करेंगे तो नया प्रसरण क्या होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, दिया हुआ है मानक विचलन, अब पूछ रहा है प्रसरण। पहले तो मेरी बात ये सुनो सर 12 मानों का मानक विचलन 3, प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो नए समूह का प्रसरण क्या होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा ये कहिए कि सर जब, देखो ऐसे, जब मानक विचलन 3 होगा तो उस समय प्रसरण मानक विचलन का स्क्वायर होता है जो 9 होगा। तो जिस समय प्रसरण 3 है उस समय, सॉरी जिस समय मानक विचलन 3 है उस समय प्रसरण 9 है। अब रही बात कि प्रत्येक चरमान में 4 जोड़ें तो जोड़ने घटाने से ना मानक विचलन पे फर्क पड़ेगा, और जब ना मानक विचलन पे फर्क पड़ा तो प्रसरण का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो जोड़ने या घटाने से मानक विचलन या प्रसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह सही बात है कि जिस समय मानक विचलन 3 है उस समय प्रसरण क्या रहेगा, 9 रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है सर, नेक्स्ट सवालों पर गौर करिएगा, आगे बढ़े। ठीक है, अभी आप में से जिसको कुछ नहीं बुझाया होगा वो सीधे देखा होगा 3 से कटने वाला कोई है, उड़ा दो उसको, एकदम उड़ा दिया होगा उसको, ये मैं जानता हूं। आगे बढ़ो अगले सवाल की ओर। ये सर एक नया क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछा और बहुत अच्छा लगा, ध्यान दीजिए। किसी त्रिभुज की 3 9, ये तो ओल्ड है,
इसके बाद मिलेगा। किसी त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई 3, 6 और 5 है तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? जब भी माध्यिका दे करके और त्रिभुज का एरिया पूछेगा तो सबसे पहले क्या करिएगा? माध्यिका से त्रिभुज बनाइएगा। माध्यिका से बना त्रिभुज, यहां ध्यान दो, माध्यक से बना ट्रायंगल। माध्यक से बना ट्रायंगल अगर लोगे ना तो देखो जी, एक माध्यक तेरा 3 है, एक माध्यक तेरा 5 है और एक माध्यक तेरा 6 है। तू क्या करो, माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया पहले निकाल लो। ठीक है, तो सर इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो ट्रिपलेट वगैरह है नहीं, हीरोन्स का यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो हो जाएगा कितना? 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हो जाएगा s माइनस a 1 s माइनस b 7 में से 3 गया तो 4 s माइनस c ये होगा 2 तो हो जाएगा कितना सर? तो यहां से देखोगे 2√14 तो 2√14 ये क्या निकला? तो 2√14 निकल गया मुझे इस त्रिभुज का एरिया। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालने से मेरा काम नहीं होगा, हमें कहा उस त्रिभुज का एरिया निकालिए जिसकी माध्यिका है। तो सर बड़े त्रिभुज का एरिया, यहां ध्यान दो, पहले यहां ध्यान दो, क्वेश्चन दिया हुआ क्या था? क्वेश्चन दिया हुआ था त्रिभुज की तीनों माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका दिया हुआ था, एक 3, एक 6 और एक 5। तो तीनों माध्यिका से तुम त्रिभुज बना के एरिया पहले निकाल लिया करो और उसके बाद माध्यिका से बने त्रिभुज का जो एरिया आएगा उसका मेरे मित्र 4/3 गुना कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो 4/3 गुना माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 2 रूट तो 2 रूट कहेगा 14 तो 2√14 यानी हो जाएगा 8/3 और रूट कितना? 14। गौर करके देखो क्या ये आंसर है? अरे देखो ना, अंदर में 56 है, 56 का मतलब क्या होता है? 14 चौके 56, 2 बाहर आएगा, यहां से 4/3 14, 56 का वर्गमूल होता है 2√14। आंसर देखो मैच कर रहा है। अब क्या कीजिएगा, एग्जामिनर इतना कोरिया है कि क्या बोले, हाँ कोरिया, इसको कोरिया ही बोलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाना था दशमलव में दे देते हैं। 56 को रूट के अंदर मारते हैं। रूट 56 का मतलब क्या है? 14 चौके 56 तो 4 का वर्गमूल 2, 14 रूट में रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही तो आंसर है। सर एक जमाना था जब 9, 12, 15 माध्यिका देता था और आप 72 आंसर याद करके रहते थे। अब समय बदल गया है, ठीक है, आगे बढ़िए। कंसेप्ट याद रखना, माध्यिका जब दिए रहेंगे तो माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया पहले निकाल लेना, उसका 4/3 कर देना तो उस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा जिसकी माध्यिका दी रहेगी। ध्यान दो, आप मेरे मित्र यहां देख, इस त्रिभुज लिखे थे, अब देखिए एक त्रिभुज की 2 भुजा दे दिया, इन दोनों भुजा के बीच का कोण दे दिया और तीसरी भुजा पूछ दिया, यही है, यही। ध्यान दो सर, अगर हमें कभी ऐसा हो जाए कि एक त्रिभुज के अंदर 2 भुजा दे दिया जाए, 2 भुजा दे दिया जाए और इसके बीच का कोण दे दिया जाए और ये तीसरी भुजा पूछ दिया जाए, तो 2 भुजा एक कोण देकर तीसरी भुजा पूछना, यही कोसाइन रूल है, ठीक है, इसलिए कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं। और यहां cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर, सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, cos थीटा बराबर जो भुजा आसपास है, यानी उस कोण को बनाने वाली जो भुजा है उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा और सामने वाली भुजा को स्क्वायर करके घटा दीजिएगा और बटे 2 इंटू वही आसपास का साइड 8 गुने 7, cos 60 का मान 1/2। अब ये देखो सर, बच्चा थोड़े है, यही 1/2 लिख देते हैं, 1/2। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, तो 56 गुना 1 56 हो जाएगा। अब बराबर इधर 64 और प्लस क्या 49 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस पार लेके आएंगे, ये जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा कितना? -7, इसमें से 7 जाएगा तो हो जाएगा 57, यानी आंसर आएगा
57। बोलिए क्या सही है? ए बी साइन थीटा एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जानते हैं वो ए बी कब लगाते साइन थीटा? जब एरिया दे देता, अब बीच का कोण दे देता, एक बगल का साइड एक बगल का साइड गायब कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। ठीक है सर, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। सर ये 3 प्रकार के नोट हैं, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले और 10 रुपए वाले। कहा ये 3 प्रकार के नोट हैं। अगर 100 वाले, 50 वाले और 10 वाले नोट के नोटों की संख्या का अनुपात ये है और जिनका पूरा पूरा मूल्य कितना है 50 रुपए, तो बताइए नोटों अच्छा तो बैग में 50 रुपए वाले कितने नोट हैं? मूल्य तो पहले दिया हुआ है 3000 है। देखो जी 100 रुपए वाली, 50 रुपए वाली और 10 रुपए वाली नोटों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितने? 5, 8 और कितने 10। लेकिन जानते हैं जब नोटों का मूल्य दिया होता है ना तो नोटों की संख्या का रेशियो रहता है। तो आपको संख्या की रेशियो से पहले मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे? वो देखिए मैं दिखाता हूं। बोलिए 100 रुपए वाली 5 नोट है, तो सुनिएगा 100 रुपए वाली 5 नोट का मूल्य कितना? 500। हाँ जी, रेशियो को ही संख्या मान लो, ठीक है। 50 रुपए वाली 8 नोट तो मूल्य कितने हैं? तो कहेगा मूल्य हो जाएगा 400। 10 रुपए वाली अगर 10 नोट होगा तो मूल्य कितने हैं? 100। तो आपके हिसाब से टोटल मूल्य क्या हो गया? आपके हिसाब से टोटल मूल्य हो गया 1000, जबकि क्वेश्चन इस चीज को क्या दिया है? 3000। यहां से एक रेशियो का मान 1, तो कहेगा सर एक रेशियो का मान, सर जतरा वाकई खराब है क्या जी? एक रेशियो का मान 3। तो हमें पूछा 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो संख्या का रेशियो इससे निकलेगा। तो 50 रुपए वाली नोटों की संख्या 8 है, एक रेशियो का मान 3, तो 8 रेशियो का मान कितना? 24। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे लिए पानी का प्रबंध कीजिए तेजी में। यह अचानक से आज अनहोनी घटना इसलिए घट रही है, शनिवार पूरा दिन में बहुत ज्यादा बीमार रहा था। यूं कहिए कि शनिवार के आधे दिन से लेकर रविवार के आधे दिन तक मुझे होश तक नहीं था, और अचानक से पूरा दिन क्लास हो गया तो थोड़ा परेशान कर दिया। आगे बढ़िए, थोड़ा आज एनर्जी कम रहेगा तो टेंशन में मत आइएगा। हो गया सर? चलो नेक्स्ट। अब इसको देखो, अब ये मुझे क्या कह रहा है ध्यान से देखना। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, अन्य मेज को 10% के हानि पर बेच देता है। कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरी मेज का मूल्य क्या होगा? सर एक मेज को वो 25% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे मेज को ना वो 10% की लॉस पर बेच दिया, लेकिन ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि उसे 0% की प्राप्ति हुई, है ना सर? तो आइए एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अंतर 25, इन दोनों का अंतर 10, रेशियो लेंगे तो 2 अनुपात कितने? 5। आपको पता होना चाहिए ये रेशियो है 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी, और ये रेशियो है 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का सीपी। तो 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 400 में जब हम बेचे हैं तो 25% का लाभ होता है। सर ये 400 जो हमारा बिक्री मूल्य है वो क्या है? 25% के लाभ वाला बिक्री मूल्य है। अगर मैं सीपी का मान निकालूंगा तो 100% का मान, तो देखो 25 पचे और 25 चौके, यहां से कट जाएगा कितना? 80, यानी 320 रुपए सीपी हो गया फर्स्ट वस्तु का। तो 320 रुपए सीपी फर्स्ट वस्तु का हो गया, तो फर्स्ट वस्तु का सीपी है 320 रुपए। तो 2 का मान 320, 1 का मान 160,
तो बोलो 5 का मान क्या हो जाएगा? तब 5 का मान हो जाएगा 800। कैसे समझे? 2 का मान 320, 1 का मान 160, तो 5 का मान 800। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है हुजूर। हो गया क्या? थोड़ा कैलकुलेशन बना दिया और क्या। अब देखिए पहला वस्तु का बिक्री मूल्य दे दिया, वहां से मजबूरी में मुझे पहला वस्तु का क्या निकालना पड़ गया? सीपी निकालना पड़ गया। ऐसे आप इसको लिखे साहब, इसको लिख दिए। चलिए नेक्स्ट। अब क्या कीजिएगा, जब तक पहला का सीपी नहीं निकालेंगे तब तक सीपी के इक्वेट कैसे करेंगे? क्या सर हैं? ये तो जानते होंगे कि 400 बिक्री मूल्य 25% लाभ, तो 25% लाभ का बिक्री मूल्य 125 होता है, और जो दिया हुआ 400 है। सीपी निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, सीपी निकल जाएगा। तो पहला वस्तु का सीपी निकल गया, जिसका बिक्री मूल्य था उसका सीपी निकल गया, तो पहला वस्तु के सीपी के इक्वेट करके दूसरे वस्तु का सीपी निकाल दिए। नेक्स्ट। मच्छर है क्या कहीं? अरे जाओ नहीं यार, फिर कहीं बैठ गया। चलो ध्यान दो जी। अब यहां देखना, इस क्वेश्चन ने कहा कि सर लो मैं आपको एक द्विघात समीकरण देता हूं, इस द्विघात समीकरण के एक मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ए का मान क्या होगा? सर अगर मैं इसका मूल, अगर इस द्विघात समीकरण का मूल मैं अल्फा और बीटा मान लूं, तो क्वेश्चन ने कहा कि सर एक मूल दूसरे मूल के इनवर्स के बराबर है। मैंने क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तब तो यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या पढ़ते हो? सी बाई ए। तो सी कितना है? माइनस ए। ए कितना है? 3। अब बराबर हो गया 1। यहां से ए का मान कितना होगा? -3। हटा दें? ठीक है। अरे मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाय ए ही ना होता है। ठीक है, चलो लिख दिया सबने, लिखे तेजी में? ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन की ओर आइए। अब आप ही बताओ सर मुझे, ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका मान 120 है और दोनों का गुणनफल सर 1600 है? आप कहिएगा सुनिए, जिन दो संख्या का अगर मान 120 होगा वो संख्या 20a और 20b के फॉर्म में ही होगा, तभी ना 20 कॉमन आके 900 बनेगा। अब देखो, मैं अगर इसका एलसीएम निकालने जाऊं तो क्या बोलिएगा? सर इसका एलसीएम निकालने का है, जाइएगा मत जाइए एलसीएम निकालने, सीधे सीधे आप जान लीजिए कि इन दोनों का 900 क्या है? 20। तो सर दो संख्या का 920 है तो दोनों संख्या आप निकाल लिए हैं। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही दिया हुआ है 1600। तब तो a गुना b यहां पर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है सर। तब तो आप तो जानते हो सर कि 20 कॉमन लेने के बाद ई जो अपना a और b है, ये कौन सी संख्या है सर? तो इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। इसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ए बी का ऐसा मान हो कि कुछ कॉमन भी नहीं आए और गुना करके 4 भी हो जाए। तो सर तब तो ए का मान क्या? तो 1 रख दो और 4 रख दो, है ना? 2 तो रख नहीं सकते हो, 3 तो हो नहीं सकता, फिर 4 और 1 करने जाओगे जो रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब है कि केवल और केवल एक ही पेयर संभव है। क्या हुजूर बुझाया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। अरे हो गया ना सर? ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यह क्वेश्चन फंसा देता है नंबर सिस्टम के अंदर, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से।
लिखता है कि x के किस मान के लिए ये पूरा का पूरा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए कोई पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब वो किसी का स्क्वायर हो। तो आप ध्यान देना कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो टर्म गुणा में रहता है उसमें देखोगे कि एक दूसरे से दो ज्यादा रहेगा। देखो कोई जो दो ज्यादा है, हाँ एकरा सु दो ज्यादा है। अगर ये दो ज्यादा है तब तो दोस्त इसको मैं 80 94 36 प्लस 2 तो लिख ही सकता हूं। यस और नो? यस। तब तो भैया ये हमारे पास x है प्लस, इससे गुना अगर हम 2 में कर दिए तो हो जाएगा 2 गुना 80 94 और 36 प्लस इसका गुना जब इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 80 94 और 36 का होल स्क्वायर। तो कहेंगे क्या समा तो तैयार है, बी स्क्वायर तैयार है, 2ab भी तैयार है। बस समझ ले 2ab में b क्या रखें कि इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो b मास्टर जी 1 रख दीजिए। आप 1 जैसे ही रखेंगे ना तो 1 से गुना करने पर इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है सर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका कंसेप्ट बनेगा? हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस 80 94 और 36 का 80 94 और 36 का होल स्क्वायर। बोलिए पूर्ण वर्ग बना कि नहीं? अब क्या आएगा आई डोंट नो, बस मुझे पूर्ण वर्ग बनाना था। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ा? 1 जोड़ना पड़ा। ध्यान दो, छोड़ो हटाओ। हाँ जी, एक बार और समझा दें। आपको ये समझ में आया कि एक राशि 2 ज्यादा है तो ठीक है, इतना प्लस 2 बराबर इतना तो ही जाएगा। अब मैंने कहा इससे अंदर गुना करिए क्योंकि गुना है, तो इसका इसके साथ गुना करिएगा तो स्क्वायर बनेगा। अरे सेम चीज में सेम चीज गुना होगा तो स्क्वायर बनेगा। इसका गुना 2 में करिएगा तो ये बन जाएगा। अब आप देखिए ए स्क्वायर तैयार है, चाहे बी स्क्वायर बोलिए तो बी स्क्वायर तैयार है, 2ab जैसा भी कुछ तैयार है। बस यहां कुछ ऐसा रखो, क्योंकि रखना तो सिर्फ x है, इसके साथ तो छेड़खानी करना नहीं है। तो हमें ये भी टेंशन है कि 2ab सलामत भी रहे, अब b पर कुछ रह भी जाए। तो 2ab सलामत कब रहेगा? जब उसमें 1 से गुना करेंगे। इसलिए मजबूरी में यहां पर हमको 1 रखना पड़ा, ताकि 1 से उसमें गुना भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब न बोलिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बन गया ना? ठीक है, गेट बंद कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दो सर, ये अपने पास ध्यान से देखो तो ये जीपी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट 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 ए है। ध्यान दो, x गुना x गुना x गुना यानी x गुना होते जा रहा है, तब तो ये जीपी हो गया। और जीपी के कितने पद तक जाना है? अनंत पद तक। तो सर जीपी के अनंत पदों का योग क्या जानते हो? जीपी के अनंत पदों का योग होता है a बटा 1 माइनस आर। अब देखो ये दिया हुआ है 7 बटे 8 और बराबर सर वो ए का मान 1 है और बटा 1 माइनस आर। आर कितना? आर होता है दूसरा पद बटा पहला पद बराबर, हाँ यही आर है। तो यहां x दे दो, मैं कहूंगा क्रॉस गुना कर लो। क्रॉस गुना करोगे 7 माइनस 7x बच्चा है क्या? उलट दो नहीं यार, नहीं उलट सकते हैं तो उलट दीजिए। 8 बटे 7 होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। x का मान चाहिए, x को इस पार ले आइए, इसको उस पार ले जाइए। 1 माइनस 8 बटे 7 फाइनली आ जाएगा -1/7।
उसी बोतल में इधर भी लेते आइएगा। केबिन में पानी है जी? बोतल में ही लाओ, बोतल में। चलिए देखिए आगे बढ़े। ठीक है। हेलो, चलिए अगले सवाल की ओर चले। ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अच्छा 30 दिन है, थैंक यू। लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ देता है, ये काम कितने दिन में होंगे? कोई बात नहीं सर, आप सभी जानते होंगे कि मेन को जब हम दिन से गुना करते हैं तो भी काम ही आता है, यही ना। तो सर 40 आदमी अगर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, इसका मतलब टोटल काम है कितना? इसका मतलब टोटल काम है 1200। ठीक है। लेकिन हमसे यह कहा कि सर 40 आदमी आपके पास है जो 30 दिन में कर सकता है, यानी टोटल काम 1200। लेकिन आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी अगर उसमें से चला जाए तो क्या अब काम कितने दिन में होगा? तो कोई बात नहीं। अरे 40 आदमी शुरू में है तो 10 दिन काम करेगा तब न जाएगा जी। तो 10 दिन काम करवाओ, 400 काम हो गया। अब 5 आदमी चला गया, काम बचा 35। 10 दिन करवाओगे तो 350। फिर 5 आदमी जाएगा 30, काम बच गया 30 आदमी बचा, 10 दिन करेगा तो 300 काम। फिर मेरे मित्र 5 आदमी भेजो, 25 आदमी बचेगा। 10 आदमी काम 10 दिन काम करेगा तो 25 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितने हैं? 250 काम करेगा। कराते मत जाओ, थोड़ा जोर भी लो। जोड़ के देखो 700 और ये तो कहेगा 700 और इसको जोड़ते हैं तो सर ये हो जाता है 600, 1300 हो गया। जबकि काम तो 1200 है। तो रुक जाइए, हैव पेशेंस। इसका मतलब हम यहां काम पूरा पूरा नहीं करा सकते, तो कोई बात नहीं है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर आदमी मेरे पास कितने? तो 30 आदमी 10 दिन कर लिया तो 5 आदमी चला जाएगा, तो आदमी बचेगा 25। अभी 25 आदमी से मैं कितना दिन काम कराऊं कि बचा हुआ काम हो जाए? तो 1200 में से कितना काम करवा दिए हैं? 150 काम हो गया है, बच गया 150। तो 25 आदमी के दिन काम करे कि 150 काम? तो काट करके देखिए 6 दिन। तो सर 6 दिन यहां है, देखिए 30 दिन यहां पर काम कर चुका है। तब तो आप यही कहिएगा 30 + 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 दिन में काम संपन्न हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना ज्यादा उचित रहता है, कहीं से परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए थैंक यू, हटा दें। अच्छा क्यों हम यहां से एक रो मिटा दिए? क्योंकि ज्यादा काम हो जा रहा था। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए सर वो दूसरा पार्ट है, आप इसको समझिए पहले। हर क्वेश्चन के लिए एक ही चीज को अप्लाई मत कीजिए। ठीक है सर, बढ़िए। अब इसको देखिए, मना कौन किया है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही भरबली बन जाएगा। अब देखो, बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 42 की चाल से चलते हैं, रुक रुक कर उसी दूरी को 28 की चाल से चलते हैं, तो ज्ञात करें कि वह प्रति घंटा कितना देर आराम करेगा। तो सर आप समझते होंगे कि ये रेस्ट पर आवर का क्वेश्चन जब भी आएगा, रुक रुक कर चले तो ये चाल, बिना रुके चले तो ये चाल, ऐसी स्थिति में क्या करिएगा कि चालों का अंतर, हाँ ये आप सबको पता है, ये कंसेप्ट आप सब जानते हैं, चालों का अंतर और बटे बिना रुके चाल। तो बिना रुके चाल और इनटू क्या, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। चाल का अंतर लीजिएगा तो 42 और 28 का अंतर 14,
अब बिना रुके चाल है 42, अब मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना तो हो जाएगा कितना 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 मिनट पर आवर, यानी वो 20 मिनट पर आवर रेस्ट कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन एग्जामिनेशन के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अगले सवाल की ओर चलें। ठीक है सर, नेक्स्ट। हो गया, ओके, धन्यवाद। अब सर इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है। एक आदमी अपनी इनकम को इस तरह से सेव करता है कि वो 16 महीने में एक कार खरीद सके, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि वो 14 महीना में ही कार खरीदना चाहता है। तो कहता है बताइए मैं अपनी इनकम में मतलब सेविंग में कैसे वृद्धि करूं, यही ना पूछ रहा है, अपनी बचत में क्या वृद्धि करूं। तो सर यहां देखो, जो कार 16 महीने में खरीदने का था आप उस कार को 14 महीने में खरीदना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि जितना पैसा 16 महीना में सेव करना था उतना पैसा 14 महीना में सेव करना चाहते हो। तो भैया पहले तो ये बताओ ना कि पैसा सेव करना क्या है। कुछ नहीं, जितना 16 महीना में सेव करना है उतना ही 14 महीना में सेव करना चाहते हैं। तो रुपया कुछ और नहीं, इन दोनों से कटने वाली नंबर होगा, यानी कि एलसीएम। तो इन दोनों के एलसीएम को ही रुपया मान लो। तो 112 को क्या मान लेते हैं, रुपया। तो अभी बताइए सर 16 महीना में 112 पुराना है, तब तो हर महीना 7 जमा करेंगे, लेकिन अब 14 महीना में 112 पुराना है तो हर महीना 8 जमा करेंगे क्या सर, तब होगा 14 × 112, 16 × 7 = 112, 112 में 16 से भाग दिए 7, 112 में 14 से भाग दिए 8। पहले तेरी हर महीना सेविंग कितना था, अब हर महीना सेविंग क्या है 8। सेविंग में वृद्धि हुई कितनी, 1 की वृद्धि हुई, किससे 7 से, इंटू 100, 14.2/7%। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए। अब क्या लग रहा है 9 बज जाएगा, नहीं ना, जल्दी ही खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हो गया सर, धन्यवाद। नेक्स्ट, अगला सवाल यहां आइए। देखिए यह आपसे कह रहा है कि सर सुनो, एक आदमी 90% की हानि पर एक वस्तु और 19% के लाभ पर दूसरी वस्तु बेचता है, इसके बावजूद भी 90 रुपए की हानि होती है। अगर दोनों वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी बिक्री मूल्य एक समान, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। घबराओ मत, 15% का मतलब होता है 3/20 और 19% का मतलब होता है 19/100। यहां वो हानि पर बेच रहा है और यहां वो लाभ पर बेच रहा है। सोचना कुछ नहीं है, आप सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए। सोचिए 20 में खरीदे थे आप, अरे नीचे तो सीपी ही रहेगा ना, जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो नीचे सीपी। तो 20 में खरीदे हैं और 3 की हानि पर बेचेंगे तो 17 में बेचेंगे। इस 100 में खरीदे हैं और 19 के लाभ पर बेचेंगे तो 119 में बेचेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बिक्री मूल्य एक समान है, यानी समान मूल्य पर बेचा है। क्या आपको बिक्री मूल्य समान दिख रहा है, नहीं तो समान करो, 119 इसको भी 119 बना दो, 7 से गुना, इसमें 7 से गुना तो रेशियो के कारण इसमें भी 7 से गुना। अब जरा देख लो क्या हो रहा है। सर 140 की चीज को हम 119 में बेच रहे हैं, 140 की चीज 119 में बेच रहे हैं, तब तो यहां कितने की हानि होगा। हाँ बिल्कुल, यहां पर 21 का हानि होगा। और मेरे मित्र ये देखो 100 की चीज 119 में बेचेंगे तो यहां से दोस्त मेरे 19 का लाभ होगा, 21 की हानि 19 का लाभ, फिर भी ओवरऑल कितने का हानि, 2 का हानि। और यही जो 2 की हानि, फिर भी ओवरऑल 2 की हानि, क्योंकि माइनस में आया मतलब हानि। तो 2 की हानि जो है वो दिया है 90, तब तो एक रेशियो का मान 45। हमें कहा दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा, 1 = 45 तो 100 = 4500, ये हो गया दूसरी वस्तु का सीपी।
क्या सर, हो गया? आगे बढ़ें? ठीक है सर। आज समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना? थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। ओके, नेक्स्ट। अगला सवाल ये रहा सर, ये आपसे कहा कि सर एक एजेंसी 108 बसें, एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, कुछ बस को 9 के लाभ पर बेच दिया, कुछ बस को 36 के लाभ पर बेच दिया, लेकिन जब ओवरऑल लाभ देखने गया ना तो उसको 17 का लाभ नजर आया। तो अलग अलग लाभ, इकट्ठा लाभ, यही एलिगेशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस 8%, इन दोनों का डिफरेंस, तो मेरे मित्र 17 में से अगर ये जाएगा तो कितना, 19%। आज रेशियो लेंगे 19:8। पता है ये क्या है? आज ही बसों की संख्या का रेशियो आया है। ठीक है, ये 9% के लाभ पर बेची गई बसों की संख्या और 36% के लाभ पर बेची गई बसों की संख्या। हमें कह रहा है कि 36% के लाभ पर कितना बस बेचे हैं, तो दोनों लाभ पर बेची गई बसों की कुल संख्या 19 और 8 कितना, 27। और जो दिया हुआ है 108, तो एक रेशियो का मान 4, एक का मान 4, तो 19 का मान 76, 19 चौके 76। और मेरे मित्र हम कहें अगर अभी कि बताओ इस 8 का मान क्या होगा, तो 8 का मान हो जाएगा 32, और आपका आंसर तो 32 ही होगा, क्योंकि आपसे 36% के लाभ पर बेची गई बस पूछा था, इसलिए 32 बस होगा। अगर 19%, 9% के लाभ पर बोलता तो क्या आंसर देते? हाँ, 76 आंसर देते। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है गरम पट्टी लगाएगा। हां देखिए सर, इसको समझिए। बिहार एसआई, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा, जिनका एसआई का एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था ऐसा वाला। ठीक है, 3 साल के सीआईएसआई का अंतर, वहां 170 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था, हम देख लेंगे कल के क्लास में है। 12.5% वार्षिक दर 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर 12.5 है, तो बताइए वो धनराशि क्या होगा? कहीं हाफ ईयरली वगैरह तो नहीं है? मैंने आपको सीआई 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया था। अगर रेट इस तरह हो जिसका फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में बन जाए, तो मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए सीआईएसआई का अंतर और बटे मूलधन बराबर 3a + 1 और बाई AQ। समझाया था कि नहीं? उम्मीद रखिए आपके एग्जामिनेशन में 10% करके आया था, समझ गए? तो ये लगभग यही आता है जिसका फ्रैक्शन 1/a हो जाता है। तो बोलिए अंतर कितना है? सार है 12। ये रहा प्रिंसिपल बराबर 3a + 1, तो 3a का मान कितने, 8 + 1 और बच्चा थोड़ी है, 24 1 25, अब बटा 8 का क्यूब 512। अब देखो 12.5 दूनी 25 और 2 से कट गया 256, यानी प्रिंसिपल कितना, 256। उड़ा दीजिए इसको, 256 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हो गया सर। नेक्स्ट, आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिए। लिखा गया था, हां सर। आप कहिएगा कोई 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा तो क्या करेंगे? उसके लिए एसआई मेथड इज द बेस्ट मेथड, है ना? आपको मैं वो भी सिखा चुका हूं। अरे क्या हुआ, यही क्वेश्चन है ना? चलो ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पर भाई। देखो इस क्वेश्चन के अंदर किसी कलम का नगद मूल्य 60 रुपए है, 60 रुपए दे जाओ, पेन ले जाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 20 रुपए नगद भुगतान करो और अगले 6 महीने तक 8-8 रुपए लेके आना, और तब तेरे पैसे चुक जाएंगे। तो बताओ रेट क्या है? बहुत आसान। 60 रुपए में अगर 20 रुपए तुम डाउन पेमेंट करोगे
तब तो 40 रुपए का लोन बनेगा ना सर? 40 का लोन बनेगा ना? ओके, अब इस 40 के लोन को चुकाने के लिए 8 महीने तक 6 रुपए ले लिया, सॉरी 6 महीने तक 8 रुपए ले लिया, यानी आपसे 48 ले लिया, तो लोन बनी 40 की, ले लिया 48, यानी 8 रुपए आपसे क्या लिया? ब्याज। यही पूछ रहा है कि ब्याज का रेट क्या है। बहुत सिंपल, यहां देखिए, जब आप डाउन पेमेंट कर रहे थे तो बचा जो 40 रुपए, तो क्या इंस्टॉलमेंट तुरंत दिए थे कि महीने के लास्ट में दिए थे? महीने के लास्ट में, तो 1 महीना इस पर ब्याज बना, 8 रुपए दे दिए, बच गया 32, 1 महीना इस पर, फिर महीना के अंत में 8 दिए, बच गया 24, 1 महीना इस पर, फिर महीने के 8 में लास्ट में दिए 16, 1 महीना इस पर, फिर 8 दिए बचा 8, 1 महीना इस पर, और अब 8 दिए बचा 0। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इंस्टॉलमेंट देने से ही पैसा चूक गया, तो फिर ये 6ठा इंस्टॉलमेंट क्यों लिया? क्योंकि तब तक इस सब पर जो ब्याज बना था वो 8 रुपए बन गया होगा। ठीक है, तो आइए सर, इस सब पर मुझे 1 महीने का ब्याज जोड़ना है, तो क्यों ना सबको एक ही साथ प्रिंसिपल बना लें। तो देखो जी, 72, 72, 24, 96, 96 और 24, तो हो जाएगा कितना? तो 120। बहुत बढ़िया सर, 120 रुपए पर मंथ, यानी 1/12 8% की रेट से, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे कितना? 100 बराबर कितना ब्याज लिया है? 8। यहां से देखेंगे 12 दहे का और 10 से कट गया 1 0, आर बराबर कितना परसेंट? 80%। देखिए सर, इसमें डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, आप उस पे 8 रुपए का इंस्टॉलमेंट देते चलिए। 1 महीना का इस पर ब्याज लगता है, फिर 8 देते हैं, फिर 8 देते हैं, फिर 8 देते हैं, फिर 8 देते हैं और फिर 8 देते हैं, तो पैसे चुक जाते हैं। तो सर, जब 5वां इंस्टॉलमेंट देने के बाद 0 बच गया था, तो फिर वो 6ठा इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की क्यों लिया? क्योंकि तब तक इन सब पर जो ब्याज बना था वो 8 रुपए हो गया होगा, है ना? तो इन सब पर ब्याज अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि इन सबको एक साथ जोड़ लो और इसको बना लो प्रिंसिपल, तो 120 हो गया प्रिंसिपल। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर ही तो ब्याज होता है। तो यहीं से पता चलेगा कि रेट क्या है। ये 1/12 क्यों किए? क्योंकि महीने वाली बात थी और इस सब पर 1 महीने का ब्याज जोड़ा गया है, इसलिए 1/12 किए हैं, महीना को साल में बदल दिए। क्या क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी किस्त रहेगा इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसका कोई मॉडलिंग नहीं है। अंतिम में एक मॉडलिंग होगा कि बहुत ज्यादा डेटा रहेगा तो आप यहां टेंशन में आइएगा, तो लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, फिर एपी के सहारे से आप इसको जोड़िएगा। ठीक है, और सर इतिहास गवाह है, 10-15 से ज्यादा नहीं रहा है। आइए, हाँ, और 10 और रहबो करेगा तो वैल्यू बहुत छोटा रहता है। हाँ सुनिए सर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का रेशियो क्या होगा? देखो जी, आर भी दिया है और तिर्यक ऊंचाई भी दिया है। कहने का मतलब है कि इसने आर का मान भी दिया है और एल भी दिया है। सब कुछ तो तुम दे ही दिया हो, सब कुछ जब तुम दे ही दिया, याद देखिए, एक शंकु का जब तुम त्रिज्या 1 दे दिए हो 1 रेशियो और एल दे दिए हो 3 रेशियो, तो फिर तुम मुझसे पूछना क्या चाह रहे हो? कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। देखो, कुल पृष्ठ और सुन ले भाई वक्र पृष्ठ। शंकु का कुल पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, अब वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहां पाई आर से पाई आर गया, एल है 3, तो 3 + 1 4 और नीचे हो जाएगा 3। आंसर 4:3 हो गया, 4:3। आर और एल दिया हुआ है ये, तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा? क्या सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया है। हाँ, मुझे फील हो रहा है, तो क्या करें?
हाँ सुनो, ध्यान दो, आगे बढ़े। ठीक, मुझे लगता है मेरे इतिहास का सबसे स्लो क्वेश्चन हो गया। हाँ, पूरी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन मैं कभी नहीं कराया था, लेकिन कोई बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब चलता है। सर लॉगरिथम का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन लॉग के डेफिनेशन पर है। लॉग, यहां देखिएगा, लॉग ए टू द बेस बी, यहां देखते रहो, बराबर अगर x है तब तो मेरे मित्र इस a का जो मान होता है ना, ये a बराबर x टू, यहां ध्यान देना, इस a का जो मान होता है ये b टू दी पावर क्या हो जाता है, x। यानी लॉग जब भी हटाओगे ना तो जो बेस में है वो यहां बेसे में रहता है, बराबर वाला चीज उस पर पावर बन जाता है, ये एज इट इज रहता है। देखो हम लॉग हटा रहे हैं, इस वाला लॉग को अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो आपको पता है क्या होगा, ये log 3 है, log x टू द बेस 2 और टू द बेस 3 बराबर ये वाला जो 2 है इसकी पावर 1 जो क्या बन जाएगा, 2। अब हम इस लॉग को ब्रेक करेंगे अगर, तो देखो यहां से log x टू द बेस 2 और ये जो 3 है इसकी पावर ये 2 बनेगा जो 9 हो जाएगा। अब इस लॉग को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखो जी, ये x बराबर क्या होगा, ये जो 2 है यहां का बेस बनेगा और ये मेरे मित्र पावर, आंसर 512 है। पता है हम क्या किए, नहीं बुझाया, अरे नहीं बुझाया तन, यहां देखो ना, log a टू द बेस b बराबर x है, तो a बराबर क्या होगा, b की पावर x। ठीक है, तो इसको मैंने कहा log, इस समूचे को हमने a मान लिया, समूचे को a, log a टू द बेस b बराबर 1 है, तो फिर ये a बराबर क्या होगा, ये a बराबर क्या होगा, b टू द पावर a, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2। अब मैं क्या किया, अब मेरे दोस्त मैं इसको मान लिया a, क्या देखो log a टू द बेस b बराबर 2 है, तो भैया ये a बराबर क्या होगा, 3 की पावर 2 यानी 9। अब मैंने कहा सर देखो log a टू द बेस b बराबर कुछ दिया हुआ है, यहां से x का मान निकालोगे तो 2 की पावर 9 यानी क्या बनेगा, 512। समझ में आया क्या? अच्छा ये पेन इस पे दिखता नहीं है, सॉरी भाई, ये मुझे पता नहीं था। आओ थोड़ा आगे बढ़ो, हो गया क्या? बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट। हाँ क्या हुआ? ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, आओ सर इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहां देख, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसी फॉर्मेट बनी कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, ध्यान दो, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, यहां ध्यान देना, टेन थीटा, ये टेन 60 माइनस थीटा और ये टेन 60 प्लस थीटा। एक और देख लो, कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा और इसको भी देख लेना कॉट 60 प्लस थीटा। सर अगर ये फॉर्मेट बनता है तो रिजल्ट क्या होगा? ये तो 1/4 साइन 3 थीटा होता है, ये भी 1/4 कॉस 3 थीटा होता है, लेकिन साहब साइन बाय कॉस करेंगे तब न टेन आएगा, तो यहां भी इतना बटा इतना कीजिए, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन 3 थीटा। अब फिर देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट करिएगा तो इधर भी टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, यानी कॉट 3 थीटा। ऐसे समझिए, या कॉस में साइन से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, यानी टेन कॉट में 1/4 नहीं आता, साइन कॉस में 1/4 आता है। तो देखिए थ्योरी को कैसे समझते हैं, एक थीटा चाहिए, एक 60 माइनस थीटा चाहिए, एक 60 प्लस थीटा चाहिए, यानी एक बार 60 में से घटा के चाहिए, एक बार 60 में जोड़ के चाहिए। तो बोलिए सबसे छोटा को थीटा मानना भाई, तो 20 को थीटा मानेंगे, तो बोलो 60 में 20 घटा के 40 मौजूद है क्या? 60 में 20 जोड़कर 80 मौजूद है क्या?
आप कहोगे हाँ सर मौजूद है। 20 को थीटा कहे हैं तो एगो 60 में से घटा के चाहिए और एगो 60 में जोड़ के चाहिए था। तो सर ऐसा तीनों टर्म तो मुझे मालूम है। हाँ, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये तीनों मिलके फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 cos 3 और थीटा की जगह पर क्या 20। मेरे मित्र ये तो अलग हो गए, लेकिन एगो cos 60 अलग बचा हुआ है, ये cos 60 अपने जगह आ जाएगा। फॉर्मूला तो तीनों लोग मिलकर न बनेंगे। हाँ, तो 1/4 cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, आंसर 1/16। अब देखिए फॉर्मूला लिखाने के लिए कुछ भी लिखाया जा सकता है, थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, वो अजीब अजीब तरह से, लेकिन सर वो हर जगह मैच नहीं करता, इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखाते हैं। ऐसा ही लिखाते हैं जो हर जगह मैच करे, ठीक है। हाँ, अब इसी के लिए फॉर्मूला एक मार्केट में भी चल रहा है पर्सनल इस क्वेश्चन के लिए कि cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, पर जब ये प्रश्न रहेगा तो आंसर मार देना सीधे cos 1/4 cos 3 थीटा। सर ठीक है, अगर हमें वहां पर 5 दे दिया जाए, अब 15 दे दिया जाए, सॉरी 5, 10 और 20 दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना। तो डाटा विशेष पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए सर, ये क्वेश्चन एक हाइट एंड डिस्टेंस है। देखिए क्या कहा, 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक जेट विमान दूसरे जेट विमान के ठीक नीचे से गुजरता है। जिस क्षण वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसी क्षण जमीन पर किसी बिंदु पर 30 और 60 डिग्री के कोण बनते हैं। दोनों विमान के बीच की दूरी क्या होगा। देखो, एक विमान ऊपर से उड़ रहा था, एक दूसरा विमान, सुनिएगा, एक वो विमान जिसकी मैं डिस्कस करता हूं, वो उड़ते हुए, मेरा विमान उड़ते हुए किसी अन्य विमान के ठीक नीचे से गुजरता है। जिस समय मेरा विमान अन्य विमान के एकदम नीचे होता है, उसी समय जमीन पर कहीं एक बिंदु है, जिस बिंदु से इस दोनों विमान का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन ने कहा सर, अगर आपके विमान की ऊंचाई जमीन से 3125 है, तो बताइए दोनों विमान के बीच की दूरी क्या होगा, ये दूरी बताइए। सर ये हमारा धरती है, बराबर यहां से देखो, तो मैं अब कहता हूं रेड वाली ट्रायंगल में गौर करो। 30 के सामने लंब कितने 1, आधार कितने √3, बहुत बढ़िया। अब मैं कहूंगा दोस्त मेरे जरा सा ग्रीन वाला में गौर करो, तो कहोगे 60 के लिए लंब कितने, तो लंब हो जाएंगे √3, और आधार कितने, आधार कहोगे 1। अब आप ही बताओ सर, क्या एक ही बेस का मान √3 भी होगा और 1 भी होगा, नहीं, इसे भी √3 होना पड़ेगा। इसका साथी यहां है, इसमें भी √3 से गुना करो, क्योंकि इसमें करोगे तो उसमें भी करना पड़ेगा। तो √3 इंटू √3 3, तो देखो पूरा 3, जिसमें ये 1, तो ये क्या बनेंगे 2। तो इस एक का मान जब 3125, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी जो 2 है, 2 का मान होगा 6250। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 3125 गुना 2 बन जाएगा 6250। देखो, जिनका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आज अंतिम बार बोल रहा हूं कि वो जो हमने एक्सप्रेस बैच दिया है, वो अपने अपने मोबाइल में रख लो। जब जुलाई का महीना आएगा, जब 20 दिन बचेगा एग्जामिनेशन का, तो ये फायदा करेगा, उस वक्त बहुत फायदा करेगा। हो गया ना, चलिए खत्म। आइए सर, इसको देखिए, ये आपसे कहा है कि सर ABCD एक हमारे पास, ध्यान दो जी, 1 मिनट, AB है कहां चला गया जी, कोई है क्या, जाओ नहीं यार, तो बहुत परेशान आज मच्छर कर दिया है। हाँ ध्यान दो, अब अपने पास एक समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज
ए बी सी और डी। ठीक है, हमसे कहा गया कि ए बी, सो रुको, नाम थोड़ा उल्टा पड़ गया है, नाम उल्टा पड़ गया, ए बी सी डी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी का मान बड़ा है और सी डी का मान छोटा है। हमसे कहा सर इन दोनों के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगा? तो अगर आप विकर्णों के मध्य बिंदु को मिला दीजिएगा तो उस रेखा की लंबाई समांतर भुजा के अंतर का आधा होता है। ठीक है, दोनों समांतर भुजा के अंतर का आधा, इसमें से ये जाएगा 4.8 बटा 2, आंसर कितने? 2.4, 2.4 आंसर होगा। नहीं, सेमी कर लो भाई, ठीक है, उसको सेमी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन सब लोग कर दिया? ठीक है, अब सर इस पे आ जाइए। बारंबारता बंटन में समांतर माध्य 20, मानक विचलन इतना, तो विचलन गुणांक क्या होगा? तो आप सब जानते हैं कि सर विचलन गुणांक बराबर क्या होगा? विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन, हाँ मानक विचलन और बटे माध्य और गुणे कितना? 100। तो मानक विचलन 5 बटे माध्य 20 इंटू 100 हो कितना जाएगा? 25%। मेरे दोस्त हो गया ना? तो आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube साथियों, अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं था और कुछ और टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से ये लाइव नहीं हो सका। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। आज क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का रखा हूं, ठीक है, और बाकी आप लोग जानते हैं ज्ञान गुरुकुल पटना की स्वभाव को। ठीक है, कभी कभी स्वभाव से विपरीत काम भी करना पड़ता है। धन्यवाद, थैंक यू।